फांसी से पहले उनकी अंतिम इच्छा अपने कुत्ते को देखने की थी, लेकिन जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने 12 साल तक हर सुबह खामोशी के साथ अपने भाग्य को स्वीकार किया। ये पिछले एक की दर्दनाक पुनरावृत्ति थी, एक जेल में सेल B17 की ठंडी आत्माहीन दीवारों के बीच फंसे जहां समय आगे नहीं बढ़ता था, ये केवल वजन करता था। उन्हें एक ऐसी हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी जिसे उन्होंने हमेशा इनकार किया था, लेकिन वर्षों से अदालतों ने सुनना बंद कर दिया। वकील पीछे हट गए और उनकी आवाज सुनी गई। एक बमुश्किल बोधगम्य प्रतिध्वनि लौट आए, समय से पहले सफेद हो रहे बाल और रातों की नींद हराम करने वाली धसी हुई आंखें। राजा अब अपने जीवन के लिए नहीं लड़ता था, केवल उन कंक्रीट की दीवारों और निरंतर निगरानी के बीच थोड़ी शांति के लिए उसने खुद को हर चीज से अलग करना सीख लिया था। आशा से, क्रोध से, अन्याय से, सब कुछ सिवाय एक याद के। हनी वह एक पालतू जानवर से कहीं अधिक थी, वो उसका परिवार थी। सबसे बुरे क्षणों में उसकी शरण, उसका सांत्वना। उसे सड़क पर सिर्फ बालों की एक डरी हुई गेंद के रूप में पाया था और मैंने उसे कोमलता से पाला था। वह उसके अच्छे दिनों में उसके साथ थी और जब जीवन उसे चोट पहुंचाता था तब भी वह उसके साथ थी। और भले ही दुनिया उसे भूल गई हो, उसने उसके बारे में सोचना कभी बंद नहीं किया, ये सोचते हुए कि अगर वह जीवित होती तो क्या वो उसे याद रखती, क्या वो अब भी कभी उसका इंतजार करती। जब वार्डन आधिकारिक पर्चा लेकर फांसी से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछने के लिए आया, रे ने संकोच, ईमानदारी जिसका दिखावा नहीं किया जा सकता था, एक असंभव शून्य जिसे भरा जाना था। यहाँ तक कि वर्षों की दिनचर्या से कठोर हो चुके गार्ड भी अपनी निगाहें नीची कर लेंगे। उस निंदित व्यक्ति में अभी भी जीवित मानवता से असहज, जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन वो सरल याचिका घटनाओं की एक श्रृंखला की शुरुआत को चिन्हित करेगी जो सभी को बदल देगी। उसी दोपहर काउंटी पशु आश्रय में ले जाया गया था। जब रेमंड को गिरफ्तार किया गया था तो उसे उस सुबह कुछ भी समझ में नहीं आया था। वह अपने मालिक के साथ टहलने गया था, हमेशा की तरह खुश, अपनी पूंछ हिलाते हुए वो उसके साथ साथ चल रहा था। लेकिन अचानक गश्ती दल आ गया। वर्दी में पुरुष चिल्लाते हुए भ्रम में थे, किन को उसके सामने बिना किसी स्पष्टीकरण के हथकड़ी लगा दी गई थी। और जब उसने उसकी ओर दौड़ने की कोशिश की तो एक अधिकारी ने उसका कॉलर पकड़ लिया और वह उस क्षण से एक वैन में चला गया। उसकी दुनिया आश्रय में टूट गई थी। कोई भौंकता नहीं था, खाना नहीं खाता था, या यहाँ तक कि रेमंड कोल स्वयंसेवकों ने परिवार या दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रे का मामला हर जगह था। उस समय समाचार और कुछ कार्यकर्ता एक दूसरे से बड़बड़ा रहे थे कि कोई भी कुत्ते के हत्यारे को गोद नहीं लेना चाहेगा। इसके बावजूद हनी ने दिन के अंत में आश्रय के दरवाजे तक चलने की आदत कभी नहीं खोई। वह वहां सीधा बैठ जाता, कभी कभी घंटों तक इंतजार करता, जैसे कि वह जानती हो कि एक दिन उसका इंसान उसके लिए आएगा। लेकिन दिन, फिर सप्ताह बीत गए, फिर साल, और फिर एंजेला प्रकट हुई। उसने आश्रय में स्वयंसेवा करना शुरू कर दिया और मुश्किल जानवरों से जुड़ने का एक कौशल था। उसने हनी को अपने पिंजरे में देखा, इतना शांत और एक ही समय में उदास और कुछ तत्काल महसूस किया। उसने उसे बाहर ले जाने के लिए कहा और हालांकि पहले कुत्ते ने रुचि नहीं दिखाई, कई मुलाकातों के बाद कुछ बदल गया। जब उसे मूल्यांकन के लिए ब्रेक रूम में ले जाया गया, एंजेला उसके बगल में घंटों बैठी रही। उसने बात नहीं की, उसने बिना अनुमति के उसे दुलारने की कोशिश नहीं की, उसने केवल उस मौन को साझा किया। उसकी आंखें वो दरवाजे के पास सोती थी। वह कुछ रातों से डर गई थी। वह अपनी नींद में एक रात कराहता था जबकि एंजल ने हार पर पट्टिका लिखी थी और जिज्ञासा से नाम देखने का फैसला किया। एयरकोल नाम दर्ज करते समय इंटरनेट पर उन्हें हत्या के आरोपी एक व्यक्ति के मामले के बारे में पुराने लेख मिले जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी। एक हेडलाइन ने उनका ध्यान खींचा, रेमंड कोल को उनके घर के सामने गिरफ्तार किया गया, कुत्ते को जबरन हटाया जा रहा था। एंजेला ने सिर हिलाया। उसके गले में एक गांठ हो सकती है, यदि संभव हो तो क्या वह वही आदमी था जिसके बारे में उसने अखबारों और इंसान में पढ़ा था? हनी कभी नहीं भूली थी। हफ्तों बाद उसे एक कॉल आया जो एक सपने से बाहर लग रहा था। राज्य की जेल से एक अधिकारी ने उसे समझाया कि रेमंड कोल नामक एक मौत की सजा पाने वाला कैदी उसने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में अपने कुत्ते को देखने का अनुरोध किया था। लेकिन जब उसने हनी को देखा जो उसे उन गहरी आंखों से देख रही थी जो वर्षों से उसका इंतजार कर रही थी, तो उसने अब और संकोच नहीं किया। वो उस दिन के लिए सहमत हो गई, कागजात पर हस्ताक्षर किए और यात्रा निर्धारित की। हनी को नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही थी, लेकिन वह बेचैन लग रही थी, जैसे कि उसने कार की पिछली सीट पर कुछ महत्वपूर्ण महसूस किया हो। उसने सड़क से अपनी आंखें हटाए बिना खिड़की से बाहर देखा। जब कर्मचारी जेल में पहुंचे तो उसने उन्हें उत्सुक नजरों से प्राप्त किया। उन्हें पहले कभी ऐसी इच्छा नहीं मिली थी। जब गार्ड ने समझाया कि मुलाकात संक्षिप्त और कम होगी तो एंजेला ने पट्टा मजबूती से पकड़ लिया। सख्त निगरानी, लेकिन कोई भी बिल्कुल तैयार नहीं था कि क्या होगा। जब हनी ने रे को एक दशक से अधिक समय में पहली बार देखा, वो क्षण जो करुणा के कार्य के रूप में शुरू हुआ उनके जीवन की दिशा बदल देगा। और कुछ और अंत से पहले अतीत की आखिरी प्रतिध्वनि। मैंने एक ग्रे वर्दी पहनी थी, उसकी गंदी दाढ़ी और उसकी आंखें वर्षों से धसी हुई
थी। उसने अपने सिर में 1000 बार कोशिश की थी कि वह मुझे बताए कि वह कैसे प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या महसूस करना है। हाथ बिना किसी के ध्यान में आए कांप रहे थे। आंगन खाली था, सिवाय पृष्ठभूमि में एक आकृति के एंजेला हनी के साथ। उसके बगल में उसने पट्टा कस रखा था, जबकि कुत्ता घबराहट में हाँफ रहा था, जैसे कि उसे दिखाई देने वाली चीजों से परे कुछ महसूस हुआ हो। तो जॉनी रोज ने अपना सिर हवा में सूंघा और एक पल के लिए जम गई। उसकी आंखें किंग में स्थिर हो गई। उसने एक तीखी कराह और एक अप्रत्याशित बल के साथ संकोच नहीं किया। उसने पट्टा तोड़ दिया और वह अपनी पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा। गार्ड ने तनावपूर्ण प्रतिक्रिया करने की कोशिश की, लेकिन वार्डन ने हाथ उठाया और उन्हें इंतजार करने का इशारा किया। रे, जो वर्षों पहले मर गया था, बिना शब्दों के गहरी निराशा के साथ रोया, जैसे कि इतने लंबे समय से समाहित सारा दर्द एक बार में उस शरीर से बाहर आ गया हो। गार्डों को गले लगा लिया हो। वे चुपचाप देखते रहे, यहाँ तक कि सबसे कठोर लोग भी नीचे देखते रहे। कुछ लोग बुदबुदाते रहे कि उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा। इसलिए वार्डन, जो दशकों से अपने पद पर था, उसने कई विदाइयों को देखा, कई मौतों की भविष्यवाणी की, लेकिन कभी इतने सत्य के साथ पुनर्मिलन नहीं हुआ। हनी एक सेकंड के लिए भी नहीं गई। वो उसके बगल में लेट गई, अपना सिर उसकी गोद में रखकर शांति से आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा जैसे वे दोनों उसी एकमात्र स्थान पर लौट आए हो जहां वे कभी खुश हुए थे। घड़ी ने समय सीमा के 10 मिनट चिन्हित किए, लेकिन जब वे 15 वर्ष के थे तब कोई भी कुछ नहीं बोला। फिर 20 बीत गए और किसी ने भी उन्हें नहीं रोका। गार्ड उस क्षण को जानते थे, सजा की पूरी क्रूर व्यवस्था मात्र वफादारी के बल पर रुक जाती। फिर कुछ और हुआ। जब हनी सर शांत हुए तो उन्होंने अजीब तरह से व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो उठकर खड़े हो गए। रे और एक गार्ड के बीच में जो सबसे करीब था वो स्थिर खड़ा रहा और अपने कान खड़े करके उसे देख रहा था, और उसका तनावग्रस्त शरीर पहले गुर्राया, फिर नीचे और जोर से। गार्ड मेंडल, सबसे अनुभवी में से एक, ने मजाक करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि शायद उसने उसके दोपहर के भोजन की गंध महसूस की थी। लेकिन हनी शांत नहीं हुई। उसने उसे नहीं हिलाया, उसे देखकर जैसे कि उसकी वृत्ति ने कुछ पता लगा लिया हो। एंजेला को ठंड महसूस हुई। हनी ने केवल प्रतिक्रिया दी थी, इतने सालों में एक बार जब मैं उसे जानता था तब वह एक पार्क में एक आदमी के साथ रास्ता पार कर गया था, जो बाद में एक आदमी बन गया, जिसने उस समय जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले के रूप में खुलासा किया, बिना ये जाने कि एंजेला ने क्यों उसे समझा कि यह पुनर्मिलन कहानी का अंत नहीं था, ये केवल कुछ गहरी चीज की शुरुआत थी। एक चेतावनी भरा स्वर। क्लारा राय, जो अपने कुत्ते के शरीर की भाषा को पूरी तरह से जानती थी कि यह कोई आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया या डर नहीं था, यह एक संकेत था। हनी उसकी रक्षा कर रहा था। गार्ड मेंडल ने शांति से अपने हाथ उठाकर पास आने की कोशिश की, लेकिन हनी ने एक कदम पीछे ले लिया और अपने दांत दिखाते हुए जोर से गुर्राया। अन्य अधिकारी चिंता करने लगे और वार्डन स्थिति को शांत करने के लिए सावधानी से आगे बढ़ा। चिंतित एंजेला ने तुरंत हस्तक्षेप किया, हनी को नाम से पुकारा और उसे आश्वस्त करने के लिए नीचे झुकी। हनी ने उसकी आवाज पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन उसकी आवाज को वापस नहीं खींचा। मेंडल की दृष्टि उसकी आंखों में भावना से ज्यादा चमक थी, यह अविश्वास था। बाद में आंगन के बाहर वार्डन ने एंजेला से एक निजी मुलाकात के लिए कहा। उससे पूछा कि क्या कुत्ते ने कभी ऐसा ही व्यवहार दिखाया। कठोर तथ्यों और कठोर सबूतों से निपटने का आदी होने के कारण वह हनी के रवैये को अपने सिर से निकाल नहीं पाया। जिज्ञासा और इस चिंता से कि वह समझा नहीं सकता था, उसने कोल केस की पूरी फाइल मांगी। सारांश नहीं, निष्कर्ष नहीं, बल्कि सब कुछ। बयान, पुलिस रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्डिंग, प्रतिलेख। वही गार्ड मेंडल अपराध स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाला था और मुख्य भी था। एक गवाह जिसने दावा किया कि उसने रे को उस घर से निकलते देखा था जहां हत्या हुई थी, यह उसकी गवाही थी जिसने जूरी के तराजू को झुका दिया। अगली सुबह वार्डन ने फिर से अधिक ध्यान से रिपोर्टों की समीक्षा की। कुछ सही नहीं था। मेंडल द्वारा बताए गए समय पड़ोसियों की फोन रिपोर्ट से मेल नहीं खाते थे। आपातकाल की घटना मेंडेल द्वारा घोषित समय से लगभग 20 मिनट पहले दर्ज की गई थी। इसके अलावा ट्रैफिक का एक कैमरा, जिसके रिकॉर्ड का परीक्षण में कभी उपयोग नहीं किया गया था, रे को ठीक उसी समय एक अन्य स्थान पर दिखाया गया था जब मेंडेल के अनुसार वह अपराध के स्थान को छोड़ रहा था। ये कैसे संभव था कि इसे नजरअंदाज कर दिया गया था? किसी ने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया था? नैतिक कर्तव्य और बढ़ती हुई जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित होकर वार्डन ने एक युवा बचाव वकील टॉमस गुरेरो से संपर्क करने का फैसला किया, जिन्होंने संभावित न्यायिक त्रुटियों के कारण मामलों की समीक्षा करने में रुचि दिखाई थी। उन्होंने एक साधारण उद्धरण के साथ फाइलें सौंप दी। इसकी खुले दिमाग से समीक्षा करें, कुछ ऐसा है जो सही नहीं है।
टॉमस समर्पित जितना अधिक वो मामले को पढ़ता उतना ही वो मेंडल के बयान से हैरान होता। परिस्थितिजन्य साक्ष्य कमजोर थे, कोई फिंगरप्रिंट नहीं थे, केवल एक अधिकारी की गवाही और खराब संरचित घटनाओं का एक क्रम। रेमंड कोल के खिलाफ मामला एक कॉलम द्वारा समर्थित था, पतला और नाजुक कागज। वकील लापरवाही से चिंतित और परेशान हनी ने अनजाने में एक चिंगारी को प्रज्वलित किया था। एक साधारण गुर्राहट, एक प्रतिक्रिया विसरल, एक ऐसे मामले के पूर्ण ओवरहाल को ट्रिगर कर रहा था जो एक दशक से अधिक समय से बंद था। जबकि वो अपने सेल में अपने दिल से उस पुनर्मिलन के साथ लौट आया जिसे उसने सोचा था कि यह उसका आखिरी होगा। एक कुतिया के अंतर्ज्ञान द्वारा संचालित एक मूक मशीनरी जो कभी सच नहीं भूलती। कोई भी इसे अभी तक नहीं जानता था, लेकिन हनी की निष्ठा अपने मालिक की किस्मत बदलने और वर्षों की चुप्पी और उदासीनता द्वारा दफन एक सच्चाई को उजागर करने वाली थी। टॉमस मामला, लेकिन उसके दिल में कुछ उसे बता रहा था कि यह सिर्फ न्याय की विफलता नहीं थी, बल्कि एक गहरा अन्याय था जहां एक आदमी को भुला दिया गया और दफना दिया गया था जीवन में उस व्यवस्था के लिए जिसकी रक्षा करने की शपथ उसने ली थी। उसने स्वयंसेवकों की एक छोटी टीम बनाई, युवा वकील, कानून के छात्र, एक खोजी पत्रकार, और साथ में उन्होंने दस्तावेजों में तल्लीनता की जैसे कि वास्तविक समय में एक अपराध को सुलझा रहे हों। टीम ने ऐसे विवरण खोजे जो सिहरन पैदा कर गए। कथित पैरों के निशान घटनास्थल पर पाए गए पक्षपाती थे और रे की बंदूक से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। हत्यारे को कभी बरामद नहीं किया जा सका। मूल कोरोनर की रिपोर्ट संपादित की गई थी और यह आंतरिक फाइलों में दिखाई देने वाली हस्ताक्षरित प्रति से मेल नहीं खाती थी। यह स्पष्ट था कि किसी ने पहेली को इस बीच फिट करने के लिए मजबूर किया था। जेल के अंदर किंग हर दिन ऐसे रहता था जैसे कि यह आखिरी हो। मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा था। उसके दिन एक ग्रे सेल तक सीमित थे, पादरी के साथ बातचीत से लेकर पत्थरों की तरह वजन वाले मौन तक। शरीर, जमीन पर उसके पंजों की आवाज, उसे आजादी की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके पास एक आखिरी शुद्ध छवि थी कि उसकी कुतिया उसकी बाहों में कूद रही है। बाहर कहानी सूखी घास में आग की तरह बढ़ती जा रही थी। पत्रकार जो वेलेरिया मेडोजा के बिना टॉमस के साथ काम करता था, मामले में मूल जूरी सदस्यों में से एक से संपर्क करने में कामयाब रहा। उसने गुप्त रूप से साक्षात्कार किया और कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली। कई जूरी सदस्यों को मुकदमे के दौरान संदेह था, लेकिन वे अभियोजक द्वारा दबाव में थे और प्रक्रिया की गति से, क्योंकि मामले में मीडिया का ध्यान था, वे मामले को जल्दी से बंद करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आदमी ने हमें महसूस कराया कि अगर हम हत्यारे को दोषी नहीं ठहराते हैं तो गवाही मुक्त हो जाएगी। रिकॉर्ड की गई और अपील के लिए प्रस्ताव के साथ दायर की गई, जिससे मामले को फिर से खोलने का अनुरोध मजबूत हुआ। अदालत ने अपील स्वीकार कर ली और एक तत्काल सुनवाई निर्धारित की। टॉमस ने सभी प्रस्तुत किए एकत्र किए गए साक्ष्य, जूरी की गवाही, समय की विसंगतियां, यातायात वीडियो ने अधिकारी मेंडल के संदिग्ध व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया। नई विशेषज्ञ रिपोर्ट जो विरोधाभासी थी। राज्य अभियोजक ने इसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जनता का दबाव था और मीडिया ने रेमंड कोल के मामले को एक प्रतीक में बदल दिया था। सिस्टम की त्रुटियां, अन्यायपूर्ण रूप से दोषी ठहराए गए व्यक्ति की कहानी जिसका कुत्ता 12 साल तक उसका इंतजार करता रहा। लाखों नेटवर्क संदेशों से भर गए जिसमें न्याय की मांग की गई, न केवल उनके लिए बल्कि उन सभी के लिए जो ऑडियंसिया के दौरान दोषपूर्ण कार्यवाही के शिकार हुए थे। राजा को गवाही देने के लिए ले जाया गया। ये पहली बार था जब उसने न्यायाधीशों के कैमरों के सामने वर्षों में सार्वजनिक रूप से बात की थी और उसके वकील ने दृढ़ लेकिन टूटी हुई आवाज में कहा, उन्होंने मेरी जान ले ली, लेकिन वे मेरी यादों को कभी नहीं मिटा सकते। हनी को कानून के बारे में नहीं पता, लेकिन वह सच्चाई जानती है। उसने इस पूरे समय मेरा इंतजार किया, क्योंकि उसके दिल में वह जानता था कि मैं दोषी नहीं था। और अगर किसी को अभी भी संदेह है कि उसने मेरी आंखों में देखा, क्योंकि उसने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया। चुप्पी पूरी थी, कोई भी सांस नहीं ले रहा था। दिनों के बाद न्यायाधीश ने परीक्षण को फिर से खोलने के पक्ष में फैसला सुनाया। मौत की सजा को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया और अधिकारी मेंडल के कार्यों की जांच का आदेश दिया। एंजेला ने हनी को गले लगाया और कांपती हुई आवाज में फुसफुसाकर कहा, तुमने ये कर दिखाया, तुमने ये कर दिखाया। और हनी ने मानवीय शब्दों को न समझते हुए हमेशा की तरह शांत भाव से विश्वासयोग्य चुप्पी के साथ उत्तर दिया, जो हजारों आवाजों से अधिक बोलती थी। एक ऐसी निष्ठा के साथ जो कभी नहीं डगमगाई, यहाँ तक कि सभी अन्याय की सबसे अंधेरी दीवार के सामने भी नहीं। मामले को फिर से खोलने के न्यायिक निर्णय के बाद जेल के भीतर और बाहर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। जो कभी गुमनामी के वर्षों में दफन एक इतिहास था, वो एक जीवंत उदाहरण बन गया कि सत्य चाहे कितना भी दफन क्यों न हो, हमेशा सत्य को पाता है। प्रकाश में आने का तरीका। टॉमस गुरेरो ने अपने पक्ष में फैसले के साथ खुद को पूरी तरह से बचाव की तैयारी में डुबो दिया। अब अपील के रूप में नहीं बल्कि दोषमुक्ति की लड़ाई के रूप में रेमंड कोल की अंतिम टीम अंततः उन कैदियों की फाइलों तक पहुंचने में कामयाब रही जिन्हें पहले अभियोजक के कार्यालय द्वारा सील कर दिया गया था। उनमें एक बैलिस्टिक रिपोर्ट दिखाई दी जिसे खारिज कर दिया गया था,
इसने पुष्टि की कि इस्तेमाल किए गए हथियार का प्रकार रे से संबंधित किसी भी वस्तु से मेल नहीं खाता था। लेकिन अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि अपराध के बाद किए गए एक अनाम कॉल का ऑडियो सामने आया, जहां एक पुरुष आवाज ने कहा कि जान ले कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति असली अपराधी नहीं था। इसकी जांच की गई। टॉमस ने ऑडियो को एक फोरेंसिक विश्लेषण प्रयोगशाला में भेजा और आवाज आंशिक रूप से अधिकारी मेंडल से मेल खाती थी। खोज विनाशकारी थी। इस बीच रे जेल के अंदर उसे पूरे देश से समर्थन के पत्र मिलने लगे। उसकी कहानी से प्रभावित लोगों ने उसे हनी की कविताओं के चित्र भेजे। पहली बार अपने कुत्तों की तस्वीरें। उसका नाम वहां नहीं था, न केवल एक निंदा किए गए व्यक्ति की फाइल से जुड़ा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से जिसका चेहरा इतिहास और प्यार था। जो पहरेदार पहले शायद ही उसे देखते थे, अब वे उसका सम्मान के साथ अभिवादन करते थे। उनमें से एक ने उसके पास आकर कहा, आपका कुत्ता, उसने हमें वह सिखाया जो यहाँ कोई भी कभी नहीं कह सकता था। राजा नहीं, वो बहुत बात करता था। वो केवल अपने ज़ेल्डा में लिखता था। उसने एक डायरी, एक संस्मरण लिखना शुरू। एंजेला और होनी को एक राष्ट्रीय टेलीविजन कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। हनी अब शांत होकर पूरे साक्षात्कार के दौरान दर्शकों की ओर देखती रही, जैसे कि उन्हें पता हो कि वे उनके बारे में बात कर रहे हैं। जब मेजबान ने उनसे पूछा कि वे किस बारे में बात कर रही है, उस दिन रे को पट्टा काटने और दौड़ने के लिए प्रेरित किया गया था। एंजेला ने बस जवाब दिया कि उसे लगा कि यह उसका क्षण था जब उसे उसकी आवश्यकता थी। पुनर्मिलन की तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाई गईं और कई लोग वे लाइव रोए। कहानी सिर्फ एक अदालती मामला नहीं रह गई, यह अटूट प्रेम और निष्ठा का प्रतीक था। कुछ दिनों बाद जब टॉमस रे को दोषी न घोषित करने और उसकी रिहाई के साथ मामले को बंद करने के लिए अंतिम अनुरोध तैयार कर रहा था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक पूर्व अपराधी जिसने ज़ेल्डा को सालों पहले मेंडल के एक परिचित के साथ साझा किया था, वकील के कार्यालय में एक कबूलनामे के साथ दिखा, जिसमें दावा किया गया था कि उसने उस आदमी को ये दावा करते हुए सुना है कि उसने पुलिस में एक दोस्त की एक बड़ी समस्या को ठीक करने में मदद की है। एक निर्दोष आदमी के खिलाफ सबूत लगाकर पुलिस स्टेशन से दबाव हटाने के लिए, हालांकि गवाही अप्रत्यक्ष थी। मामले के मूल अपराधियों के खिलाफ आपराधिक जांच को फिर से खोलने के लिए पर्याप्त। उस महत्वपूर्ण दिन के लिए तैयार हनी एंजेला के बगल में शांति से सो रही थी, जैसे कि वो जानती थी कि उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन रास्ते का हर कदम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो अपने इंसान को उस जगह के करीब ला रहा था जहां उसे हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए था। जब जज ने सजा को खाली करने का आदेश सुनाया, वो सटीक क्षण ऐसा था जैसे कि सभी उपस्थित लोगों के लिए समय रुक गया था। ये केवल गलत तरीके से दोषी ठहराए गए व्यक्ति को मुक्त करने के बारे में नहीं था, बल्कि एक ऐसे नाम को साफ करने के बारे में था जो 12 वर्षों से अधिक चिंतित प्रणाली की उदासीनता, त्रुटि और लापरवाही से कलंकित हो गया था। न्याय करने की तुलना में मामलों को बंद करना। रेमंड कोल कांपते कंधों के साथ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने अभी क्या सुना था। मैंने बहुत लंबा इंतजार किया था। मैंने चुपचाप रोया था। अंतहीन ने सीख लिया था कि अपनी उम्मीदें न बढ़ाएं ताकि निराशा से न मरे, लेकिन अब वो सब पीछे रह गया था। न कि भाग्य से, न ही चमत्कार से, बल्कि एक कुत्ते की जिद्दी वफादारी जिसने उसे भूलने के लिए खुद को हार नहीं मानी। टॉमस गुरेरो अपनी आंखों में आंसू के साथ न केवल वह राहत महसूस कर रहा था, बल्कि जिसने सभी शामिल लोगों को एक ऐसे सत्य की ओर आकर्षित किया जिसे अब कोई नहीं ढूंढ रहा था। मामले में हर कदम विजिटिंग रूम में उस खामोश दृश्य के साथ शुरू हुआ था, जब एक बूढ़ा कुत्ता बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी डर के, बिना उसकी उस छवि को भूले अपने इंसान पर फेंका था। यह वह था जिसने एक जेल वार्डन की मानवता को जागृत किया, जिसने एक युवा सहायक को अपने सामाजिक नेटवर्क का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया, जिसने विरोध करने के लिए हजारों दिलों को साझा करने के लिए प्रेरित किया। यह मान करने के लिए बिना किसी अतिशयोक्ति के एक शुद्ध रिबन की दिल की धड़कन थी जिसने बाहर शाही न्याय के इंजन को शुरू किया। जब रे कोर्ट हाउस के दरवाजों से अंदर आई और हनी को पूरी दुनिया को देखा, उसने एक ऐसा दृश्य देखा जो इस दुनिया जैसा नहीं लगता था। वह एक आम जानवर की तरह नहीं भागी, जैसे कि इसके बिना हर सेकंड एक उल्टी गिनती हो। उसके घुटने उससे इस तरह लिपटे हुए थे मानो वो उन सभी वर्षों को वापस पाने की कोशिश कर रहा हो जो उससे चुराए गए थे। यह एक ऐसा दृश्य था जो सोशल नेटवर्क और मीडिया से भरा हुआ था, लेकिन मीडिया के शोर से परे ये प्यार का विस्फोट था जिसे उस सड़क पर कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। उस आलिंगन में कोई भी नहीं था वहां क्रोध या आक्रोश था, केवल क्षमा, राहत और गहरी मान्यता थी कि नीचे वे एक दूसरे के बारे में कैसा महसूस करते थे, उसके कारण जीवित रहे। अगले दिन अनुरोधों, साक्षात्कारों, श्रद्धांजलियों, बुजुर्ग कैदियों के अधिकारों के लिए संगठनों से भरे हुए थे। उनसे संपर्क किया गया। विश्वविद्यालय चाहते थे कि वे अपनी कहानी बताएं। प्रकाशकों ने उन्हें अनुबंध की पेशकश की, लेकिन रे ने लगभग सभी को अस्वीकार कर दिया। केवल एक साक्षात्कार स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वे एक नायक या पीड़ित नहीं थे,
जो प्रसिद्धि की तलाश में थे। वे सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थे जिसका जीवन लिया गया था और जिसे उनके द्वारा ज्ञात सबसे शुद्ध प्रेम द्वारा बचाया गया था। उन्होंने एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक ग्रामीण इलाके में एक छोटा सा घर जो पूरी तरह से गुमनाम दान के लिए धन्यवाद से सुसज्जित था, वहां चले गए जहां वे हनी के साथ ला पास के पास शोर से दूर रहने लगे। एक दशक से अधिक समय में पहली बार वे एक खुली खिड़की के साथ सोते थे। कोई सलाखों नहीं, कोई रोशनी नहीं। दिन में 24 घंटे वे हवा की आवाज से जागते थे, न कि शोर से। हनी उनके शांत बिस्तर के पैर में सोता था। उनके चेहरे पर एक अभिव्यक्ति थी जो कह रही थी कि हम घर पर हैं। हर दोपहर वे पोर्च पर एक नोटबुक के साथ बैठती थी। उसने एक किताब लिखना शुरू किया था, न कि निंदा के रूप में बल्कि प्रेम की गवाही के रूप में, जिसका शीर्षक था जिस कुतिया ने मुझे बचाया। इसमें बताया कि वो हनी से कैसे मिली, गिरफ्तारी से पहले उनका जीवन कैसा था, जेल में हर रात उसकी निगाहों की याद के साथ कैसा होता था और कैसे एक पल के पुनर्मिलन ने उसे कुछ ऐसा वापस दे दिया था जिसके बारे में उसे लगता था कि वह हमेशा के लिए खो गया था। आशा ने उसके लिए नहीं, दुनिया के लिए, बल्कि उसके लिए उसे धन्यवाद देने के तरीके के रूप में, उसे अमर बनाने के तरीके के रूप में लिखा था। कहा कि अगर वो कभी मर जाती है तो वो चाहती थी कि हर कोई यह जान ले कि यह कोई अपील नहीं थी, नहीं कोई कानूनी या कोई शानदार वकील जिसने उसे बचाया, बल्कि एक वफादार दिल था जो उसका इंतजार कर रहा था। कोई बंधन नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई भूल नहीं कि कहानी वास्तव में कौन थी। विश्वविद्यालयों में न्यायिक प्रणाली को क्या संरक्षित करना चाहिए के एक उदाहरण के रूप में वो कमजोर पड़ने लगी। राजा ने ऐसा नहीं किया। वो एक दोपहर को 1 सेकंड के लिए चला गया। जब उसने महसूस किया कि उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है, उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, उसके कान में फुसफुसाया और उसके साथ रहा जब तक कि उसका दिल धड़कना बंद नहीं हो गया। वो पहले कभी नहीं रोई, हाँ, लेकिन यह अलविदा नहीं था। ट्रिस्टे एक कहानी का सही समापन था, जिसमें हालांकि दुनिया ने उसे निराश किया, एक कुतिया का प्यार उसे सब कुछ छुड़ाने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि मधु ने इसके लिए बस इंतजार नहीं किया। उसने उसे बचा लिया और उसे उस स्थान पर लौटा दिया जहां उसे हमेशा स्वतंत्र, प्यार और मानव होना चाहिए था।